आज है 12 तारीख। ठीक 4 दिन के बाद नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है कि शपथ लेने वाले हैं बिहार के अगले फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर, और 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर ये उनकी होगी शपथ। लेकिन बिहार में सरकार बनने वाली है, बवाल भी है, सवाल भी है। सवाल है कांग्रेस के ऊपर। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस ने महागठबंधन का सबसे बड़ा नुकसान किया, लेकिन अगर कांग्रेस का ही कोई बड़ा नेता ये बात कहने लगे तो आप क्या कहेंगे? जी, कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बहुत बड़ा बयान दिया। कांग्रेस की वजह से महागठबंधन में सरकार नहीं बनी। तारिक अनवर ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा, कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत। एआईएमआईएम का बिहार में आना ठीक नहीं है, यह भी तारिक अनवर ने कहा है। तारिक भाई, क्या लगता है कि कांग्रेस के जो खराब प्रदर्शन के कारण महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई? बिल्कुल, मैंने इस बात को स्वीकार किया है कि अगर थोड़ा भी हमारा परफॉर्मेंस बेहतर होता तो आज बिहार में महागठबंधन की सरकार होती। जो बिहार के लोग चाहते थे, बिहार के जनता चाहती थी, बिहार का युवक चाहता था कि बिहार में एक परिवर्तन की लहर थी, उसका लाभ हम लोग नहीं उठा पाए। तो ये बात तो सही है, और इन्हीं चीज़ों पर हम लोग बैठकर विचार करेंगे कि कहाँ हमसे कोई चूक हुई है, कोई कमी रही है। तारिक भाई, आपने कहा है कि भाजपा गठबंधन एन केन पराक्रम बिहार चुनाव जीत गया, परंतु सही रूप से देखा जाए तो बिहार जो है वो चुनाव हार गया। बिल्कुल, जैसा हमने कहा अभी कि बिहार के लोग ये चाहते थे, क्योंकि हम लोग जब चुनाव अभियान में थे तो हम लोग को पब्लिक मूड समझ में आ रहा था और लग रहा था कि लोग तब्दीली चाहते हैं। और ख़ासतौर पर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, उस मुद्दे को लेकर नौजवान उनके पीछे खड़ा हो गया था, और उस भावना को या उस सेंटिमेंट को भी हम अगर कैश नहीं करा पाए तो यह हम सब के लिए दुख की बात है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर जो हमला किया है, कल जो है धन्यवाद जो कार्यक्रम था बीजेपी ऑफिस में, और परिवारवाद को लेकर बड़ा हमला किया। देखिए, मोदी जी के पास कहने के लिए और कुछ तो है नहीं, तो ले दे के परिवारवाद की बात करते हैं वो, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनके जितने एलाइज हैं वो सब परिवारवाद से ग्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी स्वयं ग्रस्त है। आप सिंधिया परिवार को ले लीजिए, और कई ऐसे हैं, राजनाथ जी को ले लीजिए, कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनका परिवार सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है, लेकिन वो उनको नज़र नहीं आएगा। प्रधानमंत्री को सिर्फ कांग्रेस का परिवारवाद नज़र आता है, उनको एलजेपी का नज़र नहीं आता है, और जो दूसरी पार्टियां हैं, अकाली दल है, उनको उसका नज़र नहीं आता। लेकिन वो सिर्फ एक जो फोबिया है उनको, जो कहा जाए कि नेहरू और गांधी परिवार का, वो फोबिया उनको सताता रहता है। जब आप सोचेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि तारिक अनवर के सवाल जो है बहुत जायज हैं, लेकिन तारिक अनवर बिहार में जो नेतृत्व है कांग्रेस का, उस नेतृत्व के जरिए ही केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के जितने भी नाम है ना, उनकी जबान पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये 3 नाम आने से पहले भी सोचा करते हैं, और इनडायरेक्टली बहुत कुछ तारिक अनवर कह गए। राकेश कुमार सिंह के पास में चलते हैं, जिन्होंने तारिक अनवर का इंटरव्यू लिया है। राकेश, कोई भी चुनाव खत्म होता है उसके बाद 2 चीजें की जाती हैं, पहला तो होता है एक्सरे और दूसरा होता है पोस्टमार्टम। अगर आप हार गए हैं तो फिर हार का पोस्टमार्टम किया जाता है। कांग्रेस की तरफ से क्या पोस्टमार्टम किया जा रहा है? महागठबंधन को हार की वजह क्या नजर आती है? क्या यह रणनीति भी महागठबंधन अपने हार की वजह मानती है कि कांग्रेस को जरूरत से ज्यादा सीटें दे दी, जबकि यह पता था कि इससे पहले कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है? देखिए राशिद, जिस तरह से चुनाव परिणाम बिहार विधानसभा के आए हैं, और खासतौर पर महागठबंधन की बात, क्योंकि महागठबंधन को काफी उम्मीदें थी कि इस बार उनकी बारी आएगी, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस को 70 सीटें दी गई, 70 में से 19 सीटें, यानी करीब करीब 20% सीटों पर जो है कांग्रेस ने जीत दर्ज की। कल मैंने जब बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा का इंटरव्यू किया था, तो
तो उन्होंने कहा था कि कुछ चीजें हमें गलती हुई। गलती क्या हुई, उनका कहना था कुछ सिटी विधायक की टिकट काट दी गई। लेकिन वहीं पर ऋषि मिश्रा जो कि माले से जाले, माफ कीजिएगा, जाले विधानसभा क्षेत्र जहां जीना का जीन वहां पर एक इस बार निकला था, बीजेपी द्वारा उठाया गया था कि वहां पर सीधे आरोप लगा कि टिकटों की हेरफेर की गई, टिकटों को पैसे देकर बांटा गया। तो ये पीसी चल रही थी बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की और वहीं पर सवाल खड़े हो रहे थे। आज जो है खास तौर पर तारिक अनवर ने सवाल खड़ा किया है कि कांग्रेस की वजह से जो है महागठबंधन की सरकार नहीं बनी। ओवैसी की एंट्री, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से टिकट की बंटवारा हो या जो टीम बनी थी यहां पर, उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया। मंथन की जरूरत है, आत्मचिंतन की जरूरत है अगर कांग्रेस को मुकाबले में रहना है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया गया कि ओवैसी की पार्टी की एंट्री बिहार में, जिस तरह से एंट्री शुभ संकेत नहीं है कांग्रेस के लिए। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अब ये कड़े फैसले लेने होंगे, क्योंकि इस तरह के जो ढीली रुख अख्तियार किया जाता है जो क्षेत्रीय नेतृत्व द्वारा, लेकिन होता क्या है राकेश, कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए शीर्ष नेतृत्व पर उतनी ही जिम्मेदार पोजीशन पर किसी को होना चाहिए। ये ठीक बात है कि सोनिया गांधी मौजूदा अध्यक्षा हैं, लेकिन क्या पूरी तरीके से अगर कोई सर्जिकल ऑपरेशन करने की सोचें भी सोनिया पार्टी में बिहार स्तर पर, तो कर पाएंगी या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस के बिहार के अंदर ही कई धड़े हैं, इन पर भी आगे मैं बात करूंगा। लेकिन नीतीश कुमार सोमवार के दिन यानी 16 तारीख को फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं, 20 साल में 7वीं बार। अब 16 नवंबर को नीतीश 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और आप ये 7 तस्वीरें देखें। पहली बार 3 मार्च 2000 को नीतीश ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, फिर 24 नवंबर 2005 को दूसरी बार ली, 26 नवंबर 2010 को तीसरी बार उन्होंने शपथ ली है, और 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार लेने जा रहे हैं, जो बीच की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। 22 फरवरी 2015 को चौथी बार ली है, 20 नवंबर 2015 को 5वीं बार, 27 जुलाई 2017 को 6ठी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यानी अगर आप देखेंगे ना, बहुत ध्यान से अगर आप देखिए, तो 20 साल में 7वीं बार और पिछले लगभग 5 साल में चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार। तो ये 7 तस्वीरें अपने आप में ये बता रही हैं कि नीतीश का एक बार फिर से राज आने जा रहा है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये है कि नीतीश का कंट्रोल किसके पास में होगा। ये कंट्रोल क्या बिग ब्रदर होने के नाते अब बीजेपी के पास में होगा, तो बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, एक बार फिर से एनडीए की बनेगी सरकार। लेकिन बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, नीतीश कुमार सबसे बड़े बाजीगर बने। नीतीश ने आखिरी चरण के मतदान से पहले कहा था, अंत भला सब भला हो भले का भला। लेकिन यह भला क्या वाकई भला लगता है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब कल बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे, जश्न का माहौल बना। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने सिर्फ एक ट्वीट किया, धन्यवाद ट्वीट। अब बीजेपी के जश्न और नीतीश के धन्यवाद ट्वीट को लेकर कई कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, कई कयास लगाए जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि नीतीश का रिमोट क्या बीजेपी के पास होगा, क्या फ्री हैंड से नीतीश काम कर पाएंगे या नहीं। और अगली बात यह है कि क्या पूरे 5 साल बीजेपी को भी यह बर्दाश्त होगा कि वो जेडीयू जिसने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है उसका मुख्यमंत्री बना रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने भी किसी बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी? नेता कौन होगा, सुशील मोदी या नित्यानंद राय? बिहार में बहार है फिर से नीतीश कुमार। चौथी बार नॉट आउट नीतीश। बिहार की जनता ने फिर बता दिया कि उनके लिए नीतीश कुमार से अच्छा और कोई मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता। लेकिन इस जीत में नीतीश एक पारस की तरह निकले हैं, क्योंकि कई मोर्चे पर नीतीश कुमार ने विरोध झेला। एलजेपी का हमला,
चिराग पर बीजेपी की चुप्पी, तेजस्वी का आक्रमण, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन चौतरफा हमले के बाद भी नीतीश को कोई छू नहीं सका। जेडीयू को नुकसान हुआ, लेकिन 43 सीटों पर जीत दर्ज कर उसने बता दिया बिहार की जनता की भरोसा अभी उनसे उठा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने मोर्चे पर विरोध झेलने के बाद भी नीतीश आखिर जीत कैसे गए। तो बता दें कि पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो काम किया है उसका एहसास जनता को था। शराबबंदी एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आया है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को हुआ। घरेलू हिंसा पर लगाम लगी। यही वजह थी कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में नीतीश के पक्ष में वोट दिया। बिहार की छवि बदली। देश में बिहार की बीमारू राज्य की छवि को नीतीश कुमार ने न सिर्फ बदला, बल्कि बिहार को मुख्य धारा से जोड़ा। क्राइम पर लगाम। लालू के जंगल राज का डर आज भी बिहार की जनता के दिल में है। जब बात चुनाव की आई तो जनता ने तेजस्वी के मुकाबले नीतीश को तरजीह ज्यादा दी और नतीजा सबके सामने है। नीतीश ने कहा था कि उनका आखिरी चुनाव है और वाकई अंत भला ही हुआ। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा नहीं तो हाथ उठा के बताइए। वहीं नीतीश की जीत में एक नया विजय मंत्र ये निकलकर सामने आया है कि दूसरों के घर जलाने जाओगे तो अपना भी घर राख पाओगे। और ये बात चिराग पासवान को समझ में आ गई होगी, जो जेडीयू को हराने के चक्कर में अपने सारे किले लुटा बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो नीतीश कुमार ने किस तरह से अपने विपक्षियों को मात दी है और नीतीश कुमार को क्यों कहा जाता है कि सोशल इंजीनियर, लेकिन साथ ही साथ नीतीश कुमार के बारे में एक बात और भी कही जाती है कि इलेक्शन मैनेजमेंट के साथ साथ टीम मैनेजमेंट में भी नीतीश कुमार माहिर हैं और यही एक वजह है कि 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और 15 साल से नीतीश कुमार का राज रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की आखिरकार ड्रीम टीम क्या होगी, ये हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं। नीचे सुशील मोदी हैं यानी कि भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी और विकासशील इंसानियत पार्टी यानी वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी। अब ये जो 3 चेहरे हैं, इन 3 चेहरे और इन 3 चेहरों की पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन, और जब भी रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो बिहार के बारे में एक बात कहते हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ सीटों को ही ध्यान में रखा जाए, बल्कि क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाता है और ध्यान में रखा जाता है साथ ही कि जाति का गणित किस तरीके से बैठेगा। अब नीतीश ये अच्छे से जानते हैं, तीनों चेहरों को ही रखें यहाँ पर, यहाँ 3 चेहरे रखें। नीतीश ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जीतन राम मांझी को भी खुश रखना, संतुष्ट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के जरिए दलित वोट बैंक को साधा जाएगा। जीतन राम मांझी एक ऐसा चेहरा है जिनके जरिए टैकल किया जाएगा रामविलास पासवान की विरासत को और एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान की सियासत को, क्योंकि जीतन राम मांझी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी पैठ महादलितों में है, वही महादलित जो कि वोट बैंक है एलजेपी के। अब एलजेपी को अगर टैकल करना है तो ठीक तरीके का रिप्रेजेंटेशन जीतन राम मांझी को देना ही पड़ेगा, जिन्होंने 4 सीटें जीती हैं। सन ऑफ मल्ला अंतिम समय में मुकेश सहनी यानी वीआईपी के सुप्रीमो छोड़ करके आए महागठबंधन को और उसके बाद एनडीए ज्वाइन कर लिया, तो मल्लाह वोट बैंक को अपनी तरफ लेकर के आने के लिए, यानी जो ईबीसी हैं, ओबीसी, दलित, महादलित, इन सभी को साधने के लिए कैबिनेट में एक बहुत ही अच्छा संतुलन नीतीश को बिठाना पड़ेगा। और याद रहे, सुशील मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी यानी बिग ब्रदर, जिसने गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, उन्हें भी कहीं से नाखुश नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी लकीर हो गई है बड़ी। और इसीलिए हमने ये कहा है कि नीतीश का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में